जो वाइफ है, जिनका डिवोर्स नहीं हुआ, सेपरेटेड है सिर्फ, वो मेंटेनेंस मांग सकती है अपने हस्बैंड से? तो मेंटेनेंस इसमें कोई भी क्लेम कर सकता है। मतलब पति पत्नी से कर सकता है, पत्नी पति से कर सकती है। सपोज दैट कि आपकी वाइफ आपसे कह रही है कि मुझे BMW कार चाहिए, दिस इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस। ये जो मेंटेनेंस है कब तक दिया जाता है एक्स वाइफ को? जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है। ओके। किसी के साथ लिविंग में रह रही है ऐसा लग रहा है, तो आप एडल्ट्री के चार्जेस करके आप वहीं से मेंटेनेंस देना बंद कर सकते हैं। कहना मैं अपनी लाइफ को समेटूंगा, अपना करियर बनाऊंगा, या फिर जाके मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे पता करना है तुम सोशल मीडिया में क्या कर रही हो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आपको दिल्ली का केस बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी का केस है 2011। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आज मैं काउंसिल धनंजय के साथ यहाँ बैठा हूँ। ये हमारे जो लॉ सीरीज में हमारा पॉडकास्ट चल रहे हैं, जिसमें 10 मेन लॉज होंगे जिनको हम कवर करना चाहते हैं। ये लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये इम्पोर्टेंट हमारे सोसाइटी के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, इसलिए हम थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू दिस सीरीज। इसमें मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ ये नॉन प्रॉफिट जिसका नाम है लॉ मित्रा, जहाँ काउंसिल धनंजय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ और मैं कंपनियों के साथ काम करता हूँ जो हिंदुस्तान में है या फिर यूएस में बेस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सीरीज में ये सेकंड लॉ जिसको हम कवर करना चाहते हैं लॉयर धनंजय के साथ ये वार्तालाप में। और ये जो लॉ है ये बेसिकली मेंटेनेंस एंड एलिमनी लॉ है। कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि ये है क्या, बट इसके डिटेल में हम अभी जाएंगे। तो इसमें हम आज बात करेंगे ये लॉ क्या है, इसके राइट्स क्या है, इसकी प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है। तो वेलकम लॉयर धनंजय, धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद आपको इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, आपने मुझे इस योग्य समझा। नहीं, तो आप भी अपना थोड़ा जल्दी। मेरा नाम धनंजय द्विवेदी, एडवोकेट धनंजय द्विवेदी है और मैं दिल्ली बेस्ड लॉयर हूँ। और यहाँ पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के केसेस। अच्छा, पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे होगा सर, वो होगा कि मेंटेनेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है मेंटेनेंस की, और बिल्कुल लेमैन टर्म जो बिल्कुल सरल शब्द है उसमें आप थोड़ा उसको बताएं। मेंटेनेंस जो सीआरपीसी है थी, सीआरपीसी के सेक्शन 125 में जो है 125 में जो है मेंटेनेंस का जिक्र था। और फिर जो नया हमारा लॉ है जो BNSS 2023 का, उसके चैप्टर 10 में मेंटेनेंस की बात की गई है। मेंटेनेंस की और बात हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, एडॉप्टेशन एक्ट में, सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट केयर एक्ट 2007 है, उसमें बात की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी मेंटेनेंस की बात की जाती है। तो मेंटेनेंस उसको दिया जाता है कि जो सपोज दैट कि आपका कोई डिपेंडेंट है, लाइक आपकी वाइफ हो गई या बच्चे हो गए या बूढ़े माँ बाप है, तो उनको मेंटेनेंस दिया जाता है ताकि जो है वो अपनी डिग्निटी फुल लाइफ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 21 में जो जीने का अधिकार और इक्वालिटी, डिग्निटी फुल जीने का अधिकार है, उस तरह से वो जो है उस चीज को वो एक्सेस कर पाए, उस फंडामेंटल राइट्स को। तो इसलिए हम देखते हैं कि आजकल तो ये बहुत चर्चा में होता है मेंटेनेंस और एलिमनी। तो ये हर पर्सनल लॉ में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, हिंदू मैरिज एक्ट में है, और हमारा जो है मेन CRPC है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जहां पर्सनल लॉज अपने कम्युनिटी की बात करता है, वहीं पे जो है CRPC 125 और BNSS 2023 का जो चैप्टर 10 है वो एक यूनिफॉर्म तौर पे बात करता है। मतलब एज अ इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनके होल की बात करता है। उसमें वो कास्ट, रिलीजन, एज, ये सब चीजों को ज्योग्राफिकल लोकेशन पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। एज अ भारत का कोई भी नागरिक हो वो उस राइट को एक्सेस कर सकता है। और ये चीज जनरल तब हो गया जब शाहबानो केस 1985 में जब इस पे फैसला आया, तो ये उस पे क्लियर हो गया
कि मुस्लिम वीमेन भी जो है हम्म, वो एज ए सिटीजन वो अपना फंडामेंटल राइट्स जो है 14 और 21 हमारे पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हम्म, तो उनके लिए वो एक्सेस करने के लिए उनका राइट बनता है, और वो मेंटेनेंस उनको वैसे ही मिलेगा, वही राइट मिलेगा हम्म, जो और हिंदू या क्रिश्चियन और सबको मिलता है। तो सीआरपीसी 125 जो है 125 की जो सेक्शन है वो जनरल इस पे बात कर। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा, क्या मेंटेनेंस सिर्फ पैसे का मामला है, या इसमें जैसे आप बता रहे थे कि डिग्निटी है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया गया है, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये सिर्फ पैसे का मामला है, या बेसिकली सर्वाइवल डिग्निटी भी इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, कि इसीलिए ये एक हक है? नहीं, डिग्निटी फुल लाइफ जीने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। सपोज दैट कि आपकी वाइफ आपसे कह रही है कि मुझे BMW कार चाहिए, दिस इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, एजुकेशन, ये चीजें काउंट होती है मेंटेनेंस। करेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को मिनिमम बेयर मिनिमम जो जरूरतें होती हैं लोगों को, वो इसको ये इनमें चीजें आ जाती हैं, जैसे अच्छा भोजन चाहिए, हेल्दी भोजन, न्यूट्रिशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, एजुकेशन चाहिए अगर बच्चा है तो, करेक्ट, रहने के लिए मकान चाहिए। तो ये चीजें जो हैं, ये जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं लोगों की, इसके लिए चाहिए, और इसके लिए पैसे की जरूरत है। ओके, ठीक है। सो कौन वो पार्टीज हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं? मैं एक बड़ा ओपन एंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फिर लोग शायद देखिए, मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकते हैं? मेंटेनेंस अगर हम BNSS की बात करें या CRPC 125 की बात करें, तो मेंटेनेंस इसमें कोई भी क्लेम कर सकता है। मतलब पति पत्नी से कर सकता है, पत्नी पति से कर सकती है, क्योंकि दोनों लोग कंजुगली रह रहे हैं साथ में, दोनों लोग एक दूसरे के सहायक हैं। जो ही कमजोर होगा वो दूसरे वाले से सीख करेगा मेंटेनेंस का, जो ही मजबूत होगा वो लाइबिलिटी उसकी बनती है उसको देने के लिए। तो पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। CRPC में ओल्ड जो माता पिता है वो भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। एक चीजें बस डिफरेंस हो जाती हैं कि जो हमारा पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें पुरुष नहीं कर सकता है, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष को करने का नहीं है। जबकि हिंदू पर्सनल लॉ में जो है, हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, उसमें है, हिंदू में है, लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है। फिर दूसरा आ जाएंगे लिव इन रिलेशनशिप में। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा देखा गया है कि अभी तक ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है, ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जिसमें लड़की को बाउंड किया गया हो लड़कों को देने के लिए। तो लड़कियां ही उसमें मतलब औरतें ही उसमें सीख करती है, लेडीज ही उसकी मांग कर सकती है। बाकी हिंदू मैरिज एक्ट में और CRPC 125 या BNSS के चैप्टर 10 में लड़का और लड़की दोनों मांग सकते हैं, माता पिता मांग सकते हैं, बच्चे मांग सकते हैं। तो आपने हिंदू मैरिज एक्ट की बात करी जिसमें दोनों म्यूचुअली मांग सकते हैं, तो ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो जैन्स हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, वहां भी लागू होता है? क्योंकि आप हिंदू मैरिज एक्ट कह रहे हैं कि इसलिए मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहता हूँ। नहीं, वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट की बात आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारा पर्सनल लॉ है, सबका हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम है, हम आपस में सुलझाने का प्रयास करते हैं चीजें। अगर सुलझ जाती है तो ठीक है। कोर्ट में जाएंगे तो मुस्लिम भी मांग सकता है, हिंदू भी मांग सकता है, सिख भी मांग सकता है, ईसाई मांग सकता है। 1985 के केस के बाद, साबानो केस के बाद ये लोग मांग सकते हैं। ओके। तो ऑल्दो प्रोविजन लॉ की बड़ी क्लियर कहती है कि ये कर सकते हैं, मगर वहां जाके आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? कोर्ट पे जाके नहीं, कोर्ट में तो आप चैलेंज किसी भी चीज को कर सकते हैं। okay. लेकिन वहां उस जजमेंट में जो है ये है कि जो है पति भी मांग सकता है, पत्नी भी मांग सकती है। ओके। और महिलाएं जो है मांग सकती हैं। पहले क्या होता था कि महिलाएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या था कि महिलाएं 3 महीने तक ही जो है उनको मेंटेनेंस मिलता था, तलाक के 3 महीने तक ही मिलता है। तो तलाक के 3 महीने तक मिलता था, लेकिन साबानो केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने
सीजीआई ने जो है 5 बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिक्लेयर किया कि नहीं, आप जो है आपको मेंटेनेंस चाहिए पूरी जिंदगी जीने के लिए, डिग्निटी फुल रहने के लिए, आपको केवल 3 महीने नहीं। तो उसके बाद जो है, जबकि उसको कर्टल करने के लिए 1986 में भी एक एक्ट आया, लेकिन फिर अलग अलग समय पे जो है जजमेंट आते रहे, और आज की स्थिति यही है कि आप जो है मुस्लिम महिलाएं भी जो है आप पूरी लाइफ टाइम के लिए अपना हक ले सकते हैं। हैं। अगर फॉर एग्जांपल पति पत्नी में आपका अनबन चल रही है, वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती और मैं अपने मायके जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, ठीक है, तो टेक्निकली वो डिवोर्स तो नहीं है और सेपरेटेड है, और सेपरेट अब से नहीं, मतलब 1-2 महीने नहीं हुए, अब तो 6 महीने हो गए हैं, 7 होने को आ रहा है। इस एवज में भी जो वाइफ है, जिनका डिवोर्स नहीं हुआ, सेपरेटेड है सिर्फ, वो मेंटेनेंस मांग सकती है अपने हस्बैंड से? हाँ, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मेंटेनेंस तो साथ रह के भी मांगेंगी, वो दूर है तो भी मांगेंगी। लेकिन अगर पति का ये दिक्कत है कि ये मेरे से दूर रह रही हैं, तो मैं इनको मेंटेन क्यों करूं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना? कहने का मतलब यही है कि पति हमसे दूर हैं, तो हम उनको मेंटेन, पत्नी हमसे दूर है तो हम उनको मेंटेन क्यों करें? तो आप कोर्ट में जो है आप फाइल कर सकते हैं, कंजुगल राइट के लिए फाइल कर सकते हैं एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ। हाँ, कि मैं तो इनको मेंटेन करता हूँ, सी इज माई लीगली वाइफ, ठीक है, और ये मेरे साथ नहीं रह रही हैं, तो मैं कंजुगल राइट के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनको फोर्स करें कि मेरे घर में रहें। फोर्स नहीं करना है, मतलब आप इनको सुने कि क्या है, और फोर्सफुली किसी को कोई कहीं नहीं रह सकता, और उनके कुछ रीजन होंगे, जब वो कोर्ट उनको नोटिस देगा, वो आएंगी कोर्ट में, बताएंगी क्यों नहीं रह रही, कुछ तो रीजन होगा। करेक्ट। तो वो आएंगी, बताएंगी। और तो दैट मींस आप कहना ये है कि अगर अनबन हो गई, वाइफ अलग चली गई, तो वो वहां जाके लीगली बोल सकती हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अलग रहूंगी, मगर मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मतलब वो कह सकती हैं। हाँ, लेकिन आपकी बातों में थोड़ा सा मुझे कंट्रोवर्सी, वो कह रही है अलग है, मतलब मैं तुम्हारी पत्नी ही रहूंगी, हाँ, मगर मैं अलग रहूंगी और मुझे राइट्स भी चाहिए। हाँ, तो ये जाके बोल सकते हैं कि 6 महीने से अधिक समय से मेरे साथ नहीं रह रही हैं, मैंने इनको नोटिस भी दिया था कि आप मेरे यहाँ आइए, और कोर्ट ने भी इनको बुलाया था, कोर्ट ने समझाया भी था, फिर भी नहीं समझी, तो अपना डिवोर्स का पिटीशन ये फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स का पिटीशन फाइल करेंगे, वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में पेपर लगाएंगी कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। 60 डे के अंदर जो है ऑर्डर आएगा कि हाँ, इनको इतने पैसे मेंटेनेंस देना चालू करिए, और हस्बैंड जो होंगे अगर उस लायक हैं तो लीगली बाउंड है देने के लिए, अगर उस लायक नहीं है, वीक है, हैंडीकैप है, या फिजिकली चैलेंज है, या किसी भी तरीके से कुछ ऐसे हैं, तो कोर्ट सुनेगी इनकी स्थिति को, क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स हैं एलुमनी डिसाइड करने के लिए, मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए। पहला तो जो है आपका इनकम, दोनों स्पाउस का इनकम होना चाहिए, इनकम देखा जाएगा कि दोनों लोगों का क्या है इनकम। अगर वाइफ काम नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो फिर अगर पति काम कर रहे हैं तो पति का इनकम देखा जाएगा। अगर हस्बैंड के पास नौकरी नहीं है, सिर्फ पत्नी कम कमा रही है, हाँ, इसीलिए तो कोर्ट दोनों लोगों के इनकम को देखेगी, किधर बैलेंस कैसा है, कौन कितना पावरफुल है। ये कभी कभी कुछ लोग होता है कि कैपेबल होते हैं बट स्टिल दे डोंट डू वर्क, और पत्नी कहती है कि ये कुछ करते नहीं है इसलिए हम इनको तलाक दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। कोर्ट उनको भी देखेगी, बोलेगी कि जाओ तुम कमाओ, तुम हेल्दी हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम नहीं कमाते। तो ये हो गया दोनों के इनकम में। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे देखेगा कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अगर कोई सपोज दैट गांव में कोई कपल रह रहा है, कोई ऐसे है, उनका कम अगर खर्च है, टीचर है सपोज दैट, तो उनका उसी हिसाब से होगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मेंटेनेंस देखे जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। एज, हेल्थ, सपोज दैट कोई लेडी है जो उम्र उनकी ऐसी है, उनके पास तबीयत उनका खराब चल रहा है, तो उनके हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि मैंने बताया ना मेंटेनेंस में हेल्थ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको देखते हुए ये सब कुछ फैक्टर है जिसके हिसाब से मेंटेनेंस जो है डिसाइड। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, ब्रॉड फ्रेमवर्क दे रखा है आपने। हाँ, जो भी एलिमेंट मेंटेनेंस डिसाइड होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो डिवोर्स के बाद ये जो मेंटेनेंस है कब तक दिया जाता है एक्स वाइफ को? जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है। ओके, सपोज मेरी पत्नी थी,
हमारा डिवोर्स हो गया और कोर्ट ने मुझे बोला कि भाई इतना आपको देना है, तो अभी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, अब मुझे तो कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रही है, क्या पता कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के जैसे मैंने एलिमनी शुरू करी, 2 महीने के बाद उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। मुझे कैसे पता कि शादी कर ली है? कोर्ट को कैसे पता? पुलिस को कैसे पता? नहीं, वो कोर्ट में एफिडेविट आदमी देता है कि आप क्या कर रहे हैं इस समय। आप जैसे वो शादी कर लेंगे, शादी तो चुपके से कहीं होगी नहीं। नहीं, हाँ, मैं शादी तो ऐसा है, लिव इन में रहना। देखिए, वो दोनों का कंडीशन मैं बता रहा हूँ। अगर वो कहीं आपको ये पता चल जा रहा है, नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ, वही कह रहा हूँ, मुझे कोई मतलब मैं तो अलग हूँ, मतलब मैं अलग हो गया, कोई रीजन होगा, अलग हो गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उनके लाइफ में। हाँ, बस ना मैंने कोई पुलिस भेज रखी है उनके पीछे, ना कोई डिटेक्टिव है, ना कुछ है, मुझे कुछ पता नहीं। 2 महीने के बाद जो मेरी एक्स पत्नी है, उन्होंने चुपचाप शादी कर ली या फिर एक लिव में रहना शुरू कर दिया। 2 मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। अब कोर्ट तो एक एफिडेविट पे, सपोज मेरी एक्स वाइफ ने लिखा कि मेरा तो कोई मंशा नहीं है शादी करने की, मैं तो बिल्कुल ऐसे रहना चाहती हूँ, अबला नारी ये वो, तो कोर्ट तो उस पर बिलीव करेगा ना। इतना तो टाइम है नहीं, ना रिसोर्सेज है कि इनको पीछे लगाएं कि लिखने कितने ऑनेस्ट हैं। 2 महीने के बाद शादी कर ली, फिर क्या होगा? अभी पता ही नहीं चलेगा कोर्ट को। फिर नहीं, वो 2 महीने के अंदर शादी करिए। देखिए, दो कंडीशंस होते हैं। जो मैरिज है वो एक सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो वो शादी करेंगी तो या तो किसी कोर्ट में कोर्ट मैरिज करेगी, क्योंकि कोई भी शादी ऐसा करेगा उनसे तो ये मान के चलेगा कि इनके तलाक नहीं हुए हैं। तो तलाक के बाद ही कर रही है ना, तलाक तो हो गया, तलाक मिल गया, हाँ, और 2 महीने के बाद जाके इन्होंने कोर्ट में शादी कर ली। हाँ, कोर्ट में शादी कर ली। तो कोर्ट में शादी कर लेंगे तो कोर्ट में बताएंगी ना, मतलब मैं शादी कर रही हूँ। वो तो मुझे पता बताएंगे, मगर फिर वहाँ अनिवार्य है कि इनको बताना कि मेरी पहले शादी हो रखी थी, ये मेरे बिल्कुल अपना स्टेटस तो डिक्लेयर करेंगे। नहीं, वो जब कोर्ट मैरिज करेंगी तो वहां जाके कोर्ट पूछता है कि आपकी क्या पहले? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं सिर्फ एक डेविल्स एडवोकेट की तरह और एक चीज और मैं इसमें बता रहा हूँ। जिस दिन ये प्रूफ हो जाए, प्रूफ करना आपका काम है, पता करना, जिस दिन आपको ये प्रूफ एज अ हस्बैंड आपका काम है, क्योंकि वो आपकी पत्नी नहीं है। जब तक उनकी शादी नहीं होती है तो उनका टेक केयर, उनको पैसे दे रहे हैं तो आप उनको हर तरीके से आपको वॉच करना आपका काम है। अगर वो कहीं इन्वॉल्व है, जैसे 1-2 बार अगर वो कुछ कर देती है तो कोई गलत बात नहीं है, मिस्टेकन। लेकिन अगर वो इंटेंशनली कहीं किसी के साथ लिविंग में रह रही है, ऐसा लग रहा है, तो आप एडल्ट्री के चार्जेस करके आप वहीं से मेंटेनेंस देना बंद कर सकते हैं। बस आपको कोर्ट में प्रूव करना रहेगा। बहुत बड़ी सरदर्दी है ये तो। मतलब एक तो मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ, एलिमनी दे रहा हूँ, फिर जाके एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मैं इनका पीछा करूं, पता करने के लिए वे क्या कर रही है। तो हाँ, ये बहुत मर्दों के लिए तो बहुत ही, मैं खुद अपना सोच सकता हूँ। जब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बट मैं ये सोच सकता हूँ कितना बड़ा ये, हाँ, बिल्कुल है ये, कि मतलब आपको पता करना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा, नहीं तो आप उनको मेंटेनेंस दीजिए। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप वो कुछ करने लगे, उनकी जिंदगी में बदलाव आपके नजर आएंगे। ऐसा नहीं, बदलाव नजर तब आएंगे जब मुझे कोई इंटरेस्ट होगा ना। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ना मैंने इतना टाइम निकाला है। मैं अपनी लाइफ को समेटूंगा, अपना करियर बनाऊंगा, या फिर जाके मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे पता करना है तुम सोशल मीडिया में क्या कर रही हो। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है और वो कुछ भी करें तो मैं कौन होता हूँ करने वाला? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है, अब आपको प्रूफ करना आपका काम है कि आप जाके कोर्ट को इंटीमेट करेंगे, कोर्ट को इंटीमेट ये करेंगे कि हाँ ये किसी के साथ लिविंग में है। तो अगर फॉर एग्जांपल ओके, हाइपोथेटिकली मुझे शक हो गया, ठीक है, तो मतलब इसको प्रूफ ही मुझे, मैं ऐसे जाकर एफिडेविट दे नहीं सकता, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। दैट मींस मुझे की बात आप कोर्ट में नहीं करेंगे, यकीन की बात करें। यकीन की बात में ये होगा, मुझे एक सर्विस लेनी पड़ेगी एक डिटेक्टिव की, जो जाके प्रूफ लेकर आएगा। वो प्रूफ मैं देखूं, अच्छा बोलूंगा चलो ये प्रूफ है, उसका पूरा एफिडेविट बनाऊंगा, फिर ये करूंगा, और खर्चे पे खर्चे। मतलब मैं मेंटेनेंस एलिमनी दे रहा हूँ, मतलब ये भी मैं ये करूँ। कहना नहीं चाहिए, शायद हिंदुस्तान में शादी करना बहुत बड़ी चीज है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष पैसा कमाता ही औरतों के लिए। जैसे पेड़ कभी अपने लिए फल नहीं पैदा करता, नदी अपने लिए पानी नहीं पीती, वैसे आप अपना जितना अपने जरूरत की चीजें हैं लीजिए, बाकी सब महिलाओं में बांट दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, पैसा क्या करेंगे आप? अच्छा, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए वैसे भी, बट फिर भी ये जान के क्लैरिटी, मतलब मैं फोर्स हूँ सोचने के लिए कि भाई ये क्या है। एनीवे, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरिम मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी में क्या अंतर है? जैसे आपकी बीवी आपसे, आपकी वाइफ आपसे अलग रहने लगी और वो आपसे कोर्ट में फाइट कर रही है डिवोर्स के लिए, फिर भी तुमको खाना पीना, अगर वो पढ़ रही है तो पढ़ाई, या फिर नहीं पढ़ रही है तो उनका हेल्थ, लॉ के खर्चे, वकील की फीस, ये तब तक जब तक कि फैसला नहीं आ जाता फाइनल कि कितना मेंटेनेंस तय हुआ, प्रोसीडिंग चलेगा, तो वो उसके लिए उनका लॉयर जो होगा कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि हमको ये सब एक्सपेंसेस दिए जाए, और वो एक्सपेंसेस कोर्ट जो है आपके ऊपर इम्पोज करे। मतलब जब वो लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है, मैं आपको दिल्ली का केस बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी का केस है 2011 का। उसमें क्या करता है कि पति पत्नी होते हैं, पति क्या करता है, अपनी कोई पुश्तैनी जमीन जो माता पिता की संपत्ति होती है जो पुश्तों से चली आती है उनको बेचता है और पीजी खोलता है। पति पत्नी मिलके पीजी खोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब पति पत्नी जब एक्टिव होती है, सब होता है, तो पति कहता है कि सब तो इसी के नाम से जमीन उंगली लो। उनका बहुत अच्छे से बिजनेस चला। बाद में अनबन हुई, पत्नी ने इनको घर से निकाल दिया। पत्नी ने अपने पति को घर से निकाल दिया? घर से निकाल दिया, मतलब केस का फैक्ट है ये। घर से कोई हो सकता है कि 2-4 रुपए दे के, 2-4 जोड़ी कपड़े दे के उनको घर से निकाल दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, यूजलेस हो, तुम भागो, तुम डिजर्व नहीं करते हो एंटरप्रेन्योरशिप। उनको लगा दिया। वो गए आराम, किसी तरीके से भागे कोर्ट गए तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने अपना केस फाइल किया। वहां से उनको मेंटेनेंस अलाउ हो गया। ये कि जो है रानी सेठी जी है वो सुनील सेठी जी को जो है मेंटेनेंस देंगी। फिर वो जो रानी सेठी थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट के फैसले को जारी रखा। उसमें 10,000 रुपए जो है लिटिगेशन फीस और 20,000 रुपए महीना और एक मारुति जेन गाड़ी पहले आती थी वो उनको मेंटेनेंस के तौर पे पति को दिलवाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं थोड़ा इकोनॉमिकली उतनी इम्पावर्ड नहीं है। रेशियो है तो इम्पावर्ड नहीं, अभी तो है, अभी है। देखिए 2, 4, 10 महिलाएं पूरे भारत को नहीं कर सकती, ठीक है। तो अभी भी महिलाओं की संख्या अभी कम है, तो इसलिए महिलाएं मेंटेनेंस लेते हुए दिखती है। कोई नहीं चाहता हुआ कि लेते हुए। देखिए एक एक्ट्रेस का नाम था, पता नहीं मेरे दिमाग से उतर रहा है, उसने एलुमनी लेने से मना कर दिया। साउथ की एक्ट्रेस थी, आपने नाम सुना, सामम करके, आप देखिएगा। हाँ, उन्होंने तो हाँ, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल अलग है ना। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस समय वो चीजें मीट करेंगी, जब सब लोग बराबर होंगे, कोई नहीं मांगेगा मेंटेनेंस, कहेगा कि तुम्हारा पैसा, तुमसे ज्यादा हम पैसा कमाते हैं, क्यों वो करें। उस समय तक, वहां तक समाज को आने दीजिए। अच्छा, सेक्शन सीआरपीसी 125 की जो आपने बात करी, उसका जो डेफिनेशन मेंटेनेंस उसका क्या है और ये डिवोर्स एलिमनी में कैसे अलग है? जो सीआरपीसी 125 में जो बताया गया है मेंटेनेंस, और जो डिवोर्स एलिमनी का जो लॉ है, उसमें डिफरेंस है क्या या नहीं? नहीं, जैसे क्या है कि हमारे पास अपने हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उनमें हम अपने बातों को निपटाते हैं, उनके तहत हम डिवोर्स फाइल करते हैं। जब रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में की बात करता है ये मेंटेनेंस एंड एलिमनी लॉ, एलिमनी की जो है ये बात करता है, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर 10 बात करता है। उसमें मेंटेनेंस का है कि जो मिनिमम बेयर, जो जरूरतें हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनको देने के लिए। अब रही बात एलिमनी की, जो 1 टाइम सेटलमेंट होता है कि इतना पैसा इनको दे, क्योंकि आप बोले ना कि कौन इनके पीछे पीछे जाएगा, आप ही तो बोल रहे थे कौन दिमाग लगाएगा कि ये क्या कर रही है। तो होता है कि आर्बिट्रेशन के तहत, या अगर आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं, हाई कोर्ट या कोर्ट खुद डिसाइड करता है, तो आपको ऑप्शन देता है। वो भी ऑप्शन देती है कि या तो तुम ऐसे 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 करके ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, या तुम मुझे इतने पैसे ऐसे महीने देते रहो, या एक लमसम भी दे दो, या एक बार लमसम दे दो। कौन तुम्हारा मुंह देखे, कौन तुम्हारा मुंह देखे, तुम रोज फोन तुमको करेगी, इस बार नहीं आया तो चेक बाउंस कर गया, ठीक है। तो एक बार में जो है इसको एलिमनी
दे दिया जाता है। मेंटेनेंस मतलब आपको मेंटेन किया जाए हमेशा। रेगुलर। हाँ, ओके। क्या एक साथ अलग अलग कानून के तहत मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता नहीं नहीं नहीं, ये नहीं डबल? नहीं, डबल जो बड़ी ये चीज नहीं है। है? अच्छा, ये नहीं है कि आप उधर से भी ले लिए इधर से भी ले लिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट मेंटेनेंस की राशि कैसे तय? एक तो आई थिंक आपने मैंने बताया ना बताया कि फैक्टर है इनकम, जो दोनों स्पेशलिस्ट के इनकम देखे जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एज है, कैपेसिटी टू अर्न देखा जाता है। तो होता है ना कि बहुत लोग हैं मर्द जो वो कमा सकते हैं लेकिन नहीं कमाते हैं, ठीक है, तो उनका कैपेसिटी ऑफ वर्क देखा जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन में देखा जाता है कि हाउस होल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन है। पता चले कि एक टीचर है, 5 माँ बाप है, माँ बाप और कुछ बहन, एक कुंवारी पड़ी हुई है घर में, 5 लोग हैं, एक वाइफ है। अब वाइफ कहते हैं 50% सैलरी हमारे पास आ जाए, तो वो जो बहन है, वो माँ है, वो बाप है, वो कहाँ जाएंगे? शादी करने से पहले तो आप जानती थी ना कि मेरी बहन है, वो भी खाना खाती होगी, माँ है, उसको भी दवा की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी शादी, बहन की शादी करनी है। ऐसा तो था नहीं, शादी करने से पहले हमको पता नहीं था। तो ये सब देख के चीजें डिसाइड होती है कि इस लड़के के ऊपर खर्च कितना है और ये कितना इस कैपेसिटी रखता है, कितना अमाउंट इनको डिस्चार्ज करने के लिए, देने के लिए। ऐसे तो क्या शादी के समय का लाइफस्टाइल की अमाउंट तय करने समय देखा जाता है कि शादी कैसे हुई, लाइफस्टाइल क्या था? हाँ हाँ, वो रेफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब आप उसको वो नहीं कर सकते, जैसे कभी कभी होता है ना, पति लोग इनकम छुपा लेते हैं। अच्छा, जैसे हुआ कि आपने टैक्स फाइल करना कम, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके आय खूब अच्छे थे, आप इसलिए टैक्स भरे ताकि आपको लोन मिले, वो मिले, लेकिन जब लोन की बात आई तो टैक्स देना बंद कर दिए। एक कंपनी बनाई, कंपनी का इनकम बढ़ाते हुए दिखा दिए, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको कम कर दिए, अपना कम दिखा दिए, और चीजें ऐसे करते रहे तो मैनिपुलेट लोग करता है, तो इसलिए आपका स्टेटस देखा जाता है। जैसे आप देखा जाएगा कि आप किस गाड़ी से चलते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आप विदेश की यात्राएं कितने की है, रेस्टोरेंट के बिल क्या है, ये सब देखी जाती है। बिल्कुल, और पत्नी ले जाके बोलेगी कि ये सुबह सुबह जो है गोल्फ कोर्स में जाके गोल्फ खेलते हैं, और कनाट प्लेस यूसीएस में आके जो ऑमलेट खाते हैं, रात को जो है लीला होटल में जो है खाना खाते हैं, और उसको 20,000 रुपया दे रहे हैं लोग, तो फिर कैसे हो गया? तो मर जाओगे। ओके, क्या मेंटेनेंस लॉस का मिसयूज होता है? पहली बात, पहला क्वेश्चन, या सिर्फ एक नैरेटिव है? नहीं, मेंटेनेंस का मिसयूज, देखिए मिसयूज आप उसका, अगर कोई आपकी पत्नी है और आपसे दूर है, शादी नहीं की है, वो किसी और से शादी नहीं की है और आपसे मेंटेनेंस ले रही है, आप उस लायक है कि आप उसको दे रहे हैं, और वो लकी है कि आपसे ले रही है, ये तो एक पक्ष ही हो गया। अब रही बात, आप बोले जो थोड़ी देर पहले जो दूसरे क्वेश्चन ने मुझे बताया कि आपसे मेंटेनेंस तो ले रही है, लेकिन वो कहीं और भी इन्वॉल्व है, तो इस केसेस में तो आप मिसयूज कह सकते हैं कि इसका मिसयूज होना, मेंटेनेंस का मिसयूज होना, कि हम तुमको दे रहे हैं पैसे कि तुम अच्छे से रहो, अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे घर में रहो, और तुम उसको पैसे को रखी हो किसी चीज के लिए, पेट्रोनाइज कर रही हो किसी आदमी के ऊपर खर्च करके, उसको पेट्रोनाइज करके अपने कुछ और चीजों के लिए कर रही हो, तो दिस इज ये इस तरह के मिसयूज तो हो सकते हैं। तो आपके लीगल करियर में आपको ऐसे कोई इंस्टेंसेस पता है, कुछ केस पता है जिसमें ये नहीं, चूंकि ये ऐसी बात है कि हम ये बोलना, चूंकि ये जजमेंट जो है, सेक्टी वाले जो जजमेंट है वो ऑनलाइन है, तो आदमी बोल दे रहा है, बाकी ये किसी लेकिन ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं होगा, लोग करते ही होंगे। अच्छा, कुछ लोग करते ही होंगे, और उससे बचना है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपके हिसाब से देखिए, जो भी आप मुझे पहले दफा ये बता रहे हैं मेंटेनेंस एलिमनी लॉ के बारे में, सीआरपीसी 125 के बारे में, अब लॉजिकली जब मैं सोचता हूं तो दिमाग में, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मैंने बोला कि लूप होल है, ये इसका मिसयूज हो सकता है, आपके हिसाब से वो क्या चेंजेस हो सकती हैं इस लॉ में ताकि इसका मिसयूज बिल्कुल जीरो हो जाए, या बिल्कुल, मतलब आपके हिसाब से आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है कि इस लॉ में क्या चेंज हो सकता है ताकि ये मिसयूज बिल्कुल बंद हो जाए, मतलब ना हो? लॉ चेंज करने से, बहुत अच्छा कानून बना देने से सिर्फ चीजें नहीं बदलती है। यूजीसी है, सेम गाइडलाइन
सेम टीचर की सैलरी, सेम प्यून की सैलरी, सेम कैंपस। कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कोई यूनिवर्सिटी खराब करती है। ठीक है, ये लोगों की जागरूकता, लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। इतना एथिकल वो लोग हो कि ये सब काम ना करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेयरनेस से होगी। ये सिर्फ कानून बदला है, क्योंकि आप कितना कानून लगा देंगे, अब अब इसकी सजा फांसी तो दे नहीं सकते। अब वैसे ही तलाक से लोग डरता है, तलाक के केसेस चलते हैं और चलते ही रहते हैं, उसका कोई मतलब अंत ही नहीं है। अंत नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या डरावना मतलब हॉरिबल थिंग्स हो सकती है। अच्छा, ये आप बताएं कि मेंटेनेंस एंड एलिमनी लॉ जिस तरह अभी अवेलेबल है, आपको लगता है कि ये फेयर है बेसिकली फॉर बोथ मेन एंड वुमेन? हाँ, मेन एंड वुमेन के लिए फेयर है। आपको दिख रहा होगा क्योंकि मर्द ज्यादा जो है मतलब समाज जो है ज्यादा एलिमनी देता है और औरतें लेती, क्योंकि देने वाला तो हमेशा परेशान रहता है, लेने वाला हमेशा खुश रहता है। मतलब आप देखेंगे इंडिया में तो लोग जो है ज्यादा इम्पावर्ड, मतलब मजबूत है, इकोनॉमिकली इम्पावर्ड है, हर तरीके से इम्पावर्ड है। तो इसलिए मर्दों के पास ये लाइबिलिटी आती है। एक समय आएगा जब महिलाएं खुद ही जो है, अब सपोज दैट कोई लड़की टीचर है, कोई प्रोफेसर है और उसका डिवोर्स होता है, वो क्यों एलिमनी मांगने जाएगी, क्यों उसको कोर्ट देगा? नहीं, ये तो आपका मानना है। क्यों नहीं जाएंगी? मतलब मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा क्यों नहीं जाएंगी? वो कहीं वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं ना कि टीचर की सैलरी, प्रोफेसर की सैलरी कुछ भी नहीं है, तुम एक जैसे हम भी प्रोफेसर है और वाइफ भी मेरी प्रोफेसर है। हाँ, फिर तो एक इक्वल बैलेंस हो गया, तो उसमें तो शायद वो केस नहीं हो सकता है। तो बिजनेसमैन से करे, हाँ, तो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले, बिजनेस डाले होंगे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिला इम्पावर्ड होगी तो ये चीजें धीरे धीरे कम, क्योंकि एलुमनी का रेट आप एलुमनी देखिए, अभी 10,000 20,000, ऐसा नहीं है कि कोर्ट आंख बंद करके एलुमनी वो करती है। वो हाई प्रोफाइल केसेस की बात अलग है, क्योंकि वहां पर पैसे होते हैं। आप देखेंगे जनरली बहुत ज्यादा नहीं वो चीज होता है। ऐसे आप उठा के डेटा देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि, तो आपने जो डेटा आप जानते हैं 10,000 में, हाँ 10,000 12,000 एवरेज, आप ये कह रहे हैं यही? एवरेज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एवरेज यही है। मतलब नॉर्मली ये जो है गांव में या नॉर्मल हाउस होल्ड में ये एलुमनी का ये होता है इतना। ओके, शहरों में क्या होता है? मतलब एलुमनी कितनी दी जाती है? शहरों में तो प्रॉपर्टी के ऊपर है। शहरों में प्रॉपर्टी के ऊपर है, प्रॉपर्टी लोग लेती है महिलाएं रहने के लिए। और तो रहने का एक फ्लैट का रेट ही अलग है, और उनके पास जो होगा उसी में से एक देंगे। प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ पर अधिक जाता है। एक मैं थोड़ा एक टेढ़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब जो मेल है, मर्द हैं हिंदुस्तान में, जब उनको मैरिज एंड एलिमनी लॉ के बारे में पता चलेगा हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, आपको लगता है कि उनके मन में एक शायद खौफ बैठ सकता है कि ये मैरिज क्या चीज है? मतलब अगर ये नहीं चली, नहीं चली ये तो, हाँ, ये आज का तो कानून है नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये बहुत पुराना कानून, हमेशा से चला आ रहा है ये। हमारे यहाँ ये चीज मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो ये हमेशा से चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। शादी वादी करिए, वैसे ही लोग करें, बढ़िया से मजे से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा पैम्पर की जरूरत पड़ती है। दिक्कत इस बात के लिए है इस समय कि जिसके पास जो है वो डिस्चार्ज नहीं, महिलाओं के पास इमोशन है, वो इमोशन नहीं देना चाहती, मर्दों के पास पैसे वो खर्च नहीं करना चाहता, जिसके पॉकेट में जो है वो अपने पास ही रखना चाहता है। तो इन सारे चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के और जिंदगी जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा काउंसिल धनंजय, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। मुझे पता है आपको एक फ्लाइट लेनी है, प्लान के, लेकिन मैं इस बीच में मैं कुछ 2-3 चीजें बताइए। जैसे अभी व्यूअर होंगे वो लिविंग को लेके बड़ी वो है, तो कोई भी आदमी, ये लड़की, लिविंग में लड़के नहीं मेंटेनेंस मांगते हैं, लड़कियां ही मांगती हैं। अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है। तो कोई भी लड़की ऐसा नहीं है कि एक दिन नाइट आउट पे चली गई या एक वीकेंड बिता दिया तो एलुमनी मांगने लगी, ये ऐसा नहीं होगा। उसको एलुमनी मांगने के लिए उसको एक डी वैल्यू स्वामी वर्सेस
डी पट चिन्नमल केस में है 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन स्टैंडर्ड जो है बनाया हुआ है कि अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अगर आप मेंटेनेंस मांगना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 चीजें मतलब आपके फैक्ट में होनी चाहिए आपकी स्टोरी में। पहला, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, 10 लोग जाने कि ये लड़का लड़की एक साथ रहता है, पहला ये। दूसरा, लीगल एज होना चाहिए दोनों का शादी का, ठीक है। तीसरा, क्वालिफाई टू मैरी, वो दोनों क्वालिफाई होने चाहिए मैरिज से। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? एक तो एज होना जरूरी है, नहीं वो तो एज में बता दिया। क्वालिफाइड टू द मैरिज मतलब दोनों अनमैरिड हो या दोनों डिवोर्स। आप समझ रहे हैं? समझ गए। ऐसा नहीं है कि एक पति के पास से वहां से रख के आ रही है जो मैंने बताया। ओके, पता चलता है स्कैंडल चलेगा, 10 दिन इनके साथ रहे, फिर 10 दिन उनके साथ रहे और फिर 10 दिन तो पूरा चेरी चलेगा मेंटेनेंस। करेक्ट। तो आप अनमैरिड होने चाहिए और आप नहीं तो डिवोर्स होने चाहिए, मतलब क्वालिफाई होने चाहिए मैरिज, ठीक है। और दे मस्ट बी वॉलेंटरली कोहैबिटेटेड, ठीक है, कि इच्छा से एक साथ रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं। तो आप ये 4 चीजें दिखाएंगे तभी जो है आप किसी लड़के से, लिविंग वाले से आप मेंटेनेंस का एक्सपेक्ट कर पाए। ये अपीयर होना चाहिए, बस इसमें ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ शादी के जैसे ही चल रही है, बस शादी हुई नहीं। हाँ, लीगली नहीं हुई, सोशली। जैसे क्या बोला, मैरिज इज अ लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो उसमें क्या है कि उसमें लीगल नहीं है, लेकिन सोशली जो है, सोशल तो है, सोशली एंड क्वालिफाइड टू बी लीगल, राइट। दैट इज नॉट लीगल बट सोशली एंड क्वालिफाइड टू बी लीगल होगा, तब उसमें आपको एलुमनी जो है उसमें दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका लिविंग वाले में। और कोई क्वेश्चन हो कुछ जो? ये तो क्वेश्चन के लिए तो मैं व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि ये पॉडकास्ट देख के आपके पास काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस थ्रू यूट्यूब। तो मेरे चैनल का नाम है आशीष टंडन, मेरा जो नाम है आशीष टंडन, ASHISH टंडन, और लॉ मित्रा इज लॉ मित्रा। आप दोनों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसे लाइक करें, एंड हम सोलिसिट करते हैं कि इनके क्वेश्चंस बेसिकली आने चाहिए, और हम यहाँ बैठे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, एंड टू हेल्प यू इन योर जर्नी टू नो योर लॉ बेटर व्हेन यू आर इन इंडिया। नमस्कार।